हेलो बच्चों आज आपको यहाँ से टॉपिक पढ़ाया जाएगा आर्टिकल नंबर 5.4 गति के प्रकार। कल हमने गति के बारे में डिस्कस किया था, आज गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की हो सकती है। देखो बच्चों, किसी भी पिंड में गति जो है वो निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 स्थानांतरिय गति, नंबर 2 घूर्णन गति और नंबर 3 दोलनी गति। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यही देखते हैं, गति किसी भी पिंड में, किसी भी पिंड में तीन प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 है स्थानांतरिय गति, स्थानांतरिय गति। नंबर 2 है घूर्णन गति, और नंबर 3 है दोलनी गति। ठीक है बच्चों, एक बार इनको समझ लीजिए। देखो स्थानांतरिय गति क्या है। स्थानांतरिय गति बच्चों वो गति है जो वस्तु किसी भी एक सरल रेखा पर, किसी भी एक समांतर या सरल रेखा पर एक निश्चित समय में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की यह गति स्थानांतरिय गति कहलाती है। एग्जाम्पल, स्थानांतरिय गति का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। अगर पृथ्वी की ओर कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से नीचे गिर रही है तो ये इसका एग्जाम्पल है। और सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, ये भी स्थानांतरिय गति का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसको बोलते हैं ये समझिए एक बार। देखिए, जब कोई पिंड जो कि अपने आप में बिंदुवत द्रव्य नहीं है इस प्रकार से गति करता है कि उसके सभी कण वर्त्य पथों पर गति करें तथा सभी कणों के वर्त्य पथों के केंद्र एक निश्चित रेखा पर हों, तो वस्तु की यह गति घूर्णन गति कहलाती है। अर्थात जब कोई वस्तु के चारों ओर कोई भी बॉडी हो, लेकिन वस्तु जब अपनी ही धुरी पर घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, तो उसे घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे लट्टू की गति, ठीक है, जैसे लट्टू की गति घूर्णन गति है। जबकि कोई कण जो है बिंदुवत द्रव्य है, वर्त्य पथ पर गति करता है, तो उसकी यह गति वर्त्य गति कहलाती है। अगर वर्त्य पथ, देखिए, अगर वर्त्य पथ पर गति करेगा, अगर वर्त्य पथ पर गति करता है तो उसकी गति फिर वर्त्य गति कहलाती है, जिसे सर्कुलेटरी मोशन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना वर्त्य गति है तथा अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करना घूर्णन गति है। तो जो पृथ्वी है, जो सन के चारों ओर घूम रही है, उसमें दोनों प्रकार की गति है। जब वो सूरज के चारों ओर घूम रही है तो उसमें वर्त्य गति है, और जब वो अपनी धुरी पर घूम रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, तो उसमें घूर्णन गति है। नेक्स्ट पॉइंट है दोलनी गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। देखो, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्त गति करता है, आवर्ती गति बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, तो यह गति दोलनी गति यानी कि ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाती है। जैसे सिंपल पेंडुलम, जैसे आपने घड़ी देखी होगी एक पेंडुलम वाली, उसके नीचे पेंडुलम लटकता रहता है और वो गति करता रहता है, तो वो सिंपल पेंडुलम की गति होगी। उदाहरण में दिया गया है सरल लोलक की गति, सिंपल पेंडुलम की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। देखो, इसमें एक पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। नोट, यदि दोलनी गति में वस्तु के दोलनों का जो आयाम है वो अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो वस्तु की यह गति कंपनीय गति यानी कि वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक बार इस फ्लो चार्ट को समझिए। गति के प्रकार बताए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया है गति 3 प्रकार की होती है। एक तो रेखीय या स्थानांतरिय गति, एक वर्तीय या घूर्णन गति, और एक दोलनी या कंपनीय गति। तो जो रेखीय या स्थानांतरिय गति क्या है वो अभी मैंने आपको बताया है, जो समांतर एवं सरल रेखा पथों पर किसी निश्चित समय में समान दूरी जो तय करते हैं वस्तु की, वो गति स्थानांतरिय। उदाहरण है सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति। वर्तीय या घूर्णन गति,
जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति तथा पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति। परिक्रमण गति वर्त्य गति है, घूर्णन गति जो घूर्णन गति रोटेटरी मोशन है वो है। नेक्स्ट है दोलन या कंपनीय गति, जिसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ये कोई सरल लोलक है, बॉब है, और ये इधर से उधर, इधर से और इधर और फिर इधर से इधर गति कर रहा है। तो एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसा आ रहा है, तो अर्थात ये बार बार इसमें मतलब आवर्त चल रहे हैं। एक आवर्त, फिर दूसरा आवर्त, फिर तीसरा आवर्त, फिर चौथा आवर्त, तो ये कंटिन्यूअस है। तो ये सिंपल पेंडुलम की गति भी दोलनी गति होगी, इसको दोलन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक विम्य, द्विविम्य तथा त्रिविम्य गति। किसी भी गतिमान वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले जो निर्देशांक हैं उनमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर गति निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है। एक विम्य गति देखो, एक विम्य गति किसको बोलते हैं? यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से, भाई हमारे पास कुल कितने निर्देशांक हैं? मान के चलो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है और ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। तो 3 स्थिति हैं, एक एक्स अक्ष की स्थिति, एक वाई अक्ष की स्थिति, एक जेड अक्ष की स्थिति, अर्थात 3 पॉइंट हैं एक्स वाई जेड। इसमें से बोला है कि यदि जो तीन हमारे पास निर्देशांक होते हैं उसमें से खाली एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा हो, केवल एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा हो समय के साथ, तो वस्तु की गति एक विम्य गति अथवा ऋजु रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, उदाहरण है इसका पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति और सीधी सड़क पर दौड़ती कार की गति, सीधी पटरी पर दौड़ती ट्रेन की गति आदि। नेक्स्ट पॉइंट है द्विविम्य गति, 2 डायमेंशनल मोशन। देखो, वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए अब की बार दो निर्देशांक एक्स और वाई समय के साथ बदल रहे हों, एक्स वाला और वाई वाला समय के साथ बदल रहे हों, तो वस्तु की गति द्विविम्य गति कहलाती है। और द्विविम्य गति में वस्तु एक समतल में गति करती है। उदाहरण है इसका फर्श पर रेंगते कीड़े की गति, बिलियर्ड टेबल पर बिलियर्ड गेंद की गति और मैदान में फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की गति। ऐसी त्रिविम्य गति में अब की बार तीनों के तीनों पॉइंट ही समय के साथ चेंज हो रहे हैं। तो जब ये चेंज हो जाएंगे तो वस्तु की जो गति है वो त्रिविम्य गति कहलाएगी। जो इसका उदाहरण है आकाश में उड़ती चिड़िया की गति है और तेज हवा में उड़ती पतंग की गति है, एक बर्तन में गैस के अणुओं की गति है। तो इस प्रकार से बच्चों ये गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक विम्य, द्विविम्य और त्रिविम्य, जो मैंने बाद में बताई है अभी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा में जो गति होती है वो एक सरल रेखा में गति, एक विम्य गति एक सरलतम गति है जिसमें गतिमान बिंदुवत वस्तु प्रत्येक क्षण पर एक निश्चित स्थिति प्राप्त करती है। और जो बच्चों इसका इक्वेशन है सरल रेखा में गति वो है x बराबर एफ ऑफ टी, जहाँ एफ ऑफ टी समय t का फलन है, जहाँ एफ ऑफ टी समय t का फलन है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति का मापन, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। देखो, कण की स्थिति मापने के लिए हमें 3 तथ्यों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो है मूल बिंदु, एक है दिशा और एक है मात्रक। मूल बिंदु का मतलब कण की स्थिति के मापन के लिए हमें एक स्वेच्छ निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट का चयन करते हैं जिसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को जो कण की स्थिति है x बराबर 0 माना जाता है। दिशा, मूल बिंदु के दाईं ओर की दिशा धनात्मक दिशा और बाईं ओर की दिशा ऋणात्मक दिशा कहलाती है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर गति के लिए ऊपर की दिशा धनात्मक और नीचे की दिशा ऋणात्मक लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मात्रक। कण द्वारा जो तय की गई दूरी है उसके अनुसार लंबाई के उचित मात्रक का चयन करते हैं। यह परिस्थिति के अनुसार सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर आदि हो सकता है। ये तो था बच्चों स्थिति को मापने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है।
मूल बिंदु, दिशा, मात्रक। अब देखो समय, समय को मापने के लिए भी हमें 3 तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 मूल बिंदु, नंबर 2 दिशा और नंबर 3 मात्रक। सबसे पहले मूल बिंदु देखिए। सामान्यतः समय के मापन के लिए प्रारंभिक समय का मूल बिंदु के रूप में चयन करते हैं, जहां समय को t बराबर 0 लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी स्थिति जो है बच्चों वो यहीं से शुरू होती है, मूल बिंदु से। यहीं से हम समय की स्थिति का मापन करते हैं और यहीं से हम समय का और स्थिति का दोनों का मापन करते हैं। t बराबर 0 लेते हैं। दिशा, मूल बिंदु t बराबर 0 के सापेक्ष भविष्य काल को धनात्मक और भूतकाल को ऋणात्मक। यहाँ देखिए, यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें बताई हैं, एक तो भविष्य काल और एक भूतकाल। भविष्य काल को धनात्मक और भूतकाल को ऋणात्मक लेते हैं। मात्रक यूनिट, घटना में लगे समय अंतराल के परिमाण के अनुसार समय के एक उचित मात्रक का चयन करते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, सेकंड हो सकती है, मिनट हो सकता है, घंटा, दिन, सप्ताह, माह अथवा वर्ष भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अदिश एवं सदिश राशियाँ बाद में पढ़ेंगे।